राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक नचनिया के बदले की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठाकुर दिग्विजय सिंह का पूरे गांव में काफ़ी इज्जत और रुतबा था। वह अपने इलाके के जाने माने रईस थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह के परिवार में ठाकुर दिग्विजय सिंह, उनका भाई रणविजय सिंह और जिसने अभी तक शादी नहीं की थी, ठाकुर दिग्विजय सिंह की पत्नी मैना देवी और उनका इकलौता बेटा वीर प्रताप सिंह था। ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनका छोटा भाई रणविजय सिंह दोनों ही बड़े रंगीले मिजाज के थे। घर से बाहर तक उनके कई औरतों के साथ नाजायज रिश्ते थे। इनका इकलौता बेटा वीर प्रताप सिंह तो उनसे भी सवा शेर था। वह भी अपने चाचा और पिता की तरह रंगीले मिजाज का ही था। अगर किसी लड़की पर वीर प्रताप सिंह की नज़र पड़ जाती तो वह उस लड़की को हासिल करके रहता था। सारा गांव उनकी इस हरकत को जानता था, लेकिन उनके डर की वजह से किसी की भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह की पत्नी मैना देवी उन सब की करतूतों के बारे में अच्छी तरह जानती थी, लेकिन बेचारी जहर का घूंट पीकर रह जाती थी। मैना देवी एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। वह अपने पति और देवर के डर से जो उनसे कुछ नहीं कह पाती थी। फिर भी वह अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करती तो वीर प्रताप सिंह तो उसकी कोई बात सुनता ही नहीं था। वीर प्रताप सिंह को सभी घर वाले प्यार से वीर कहते थे। नरेश वीर प्रताप सिंह का सबसे अच्छा और गहरा दोस्त था। वह उनके पिता के मुनीम जगजीवन राम का बेटा था। वीर और नरेश साथ साथ खेल कूद कर और पढ़ लिख कर बड़े हुए थे। नरेश भी वीर की तरह ही रंगीले मिजाज का था। इस कारण नरेश और वीर में अच्छी पटती थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह को पूरी ग्राम पंचायत में हर मुकाबले में बराबर की टक्कर देने वाला था तो वह था चौधरी सुमेर सिंह। चौधरी सुमेर सिंह भी दिग्विजय के गांव का ही था। वह भी दिग्विजय की तरह अपने इलाके के जाने माने रईस थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह और चौधरी सुमेर के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों की एक दूसरे के साथ खानदानी दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उनकी दुश्मनी सरपंच के चुनाव के वक्त और भी भयानक रूप धारण कर लेती थी। दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते थे। दोनों पक्षों की इस लड़ाई में बलि का बकरा गांव वालों को बनना पड़ता था। अगर एक पक्ष का सरपंच बनता तो वह दूसरे पक्ष के लोगों को काफी परेशान करता था। एक बार वीर शहर से अपने गांव वापस आ रहा था। तभी रास्ते में एक लड़की ने हाथ के इशारे से उन्हें गाड़ी रोकने को कहा। जैसे ही वीर उसके सामने जाकर वीर ने गाड़ी रोकी तो वह उस लड़की को देखते ही रह गया। वह लड़की ऐसे लग रही थी जैसे इंद्रलोक से कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। उस लड़की को देखकर वीर अपनी सुध-बुध खो बैठा। तब उस लड़की की आवाज़ सुनकर वीर अपने ख्यालों से बाहर आया। उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझे स्कूल के सामने छोड़ देंगे? मैं वहीं रहती हूँ। किसी काम से गांव से शहर आना पड़ा था। मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। रात भी होने वाली है और मेरे पास जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। तो क्या प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर देंगे? यह सुनकर वीर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बैठो आओ। और यह कहकर वीर ने अपनी गाड़ी में उसे बिठा लिया। वीर सारे रास्ते उसको देखते आया। वीर उस लड़की से पूछने लगा कि वह अकेले रहती है क्या? तब उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ मैं वहाँ अकेले रहती हूँ। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। मेरी नियुक्ति अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ के सरकारी स्कूल में हुई है। मैं वहाँ पास के ही मकान में किराए पर कमरा लेकर रहती हूँ। तब वीर ने कहा, आपको वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। तब वीर ने कहा, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे जरूर बताना। तब वह लड़की हैरानी से वीर की तरफ देखने लगी। तब वीर ने अपने आप को संभालते हुए कहा,
कि मेरा मतलब यह था कि आप यहाँ नई नहीं हो और किसी को जानती भी नहीं हो, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं गांव के ही सरपंच दिग्विजय सिंह का बेटा वीर प्रताप सिंह हूँ। मुझे प्यार से सब वीर कहते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम रूपवती है, लेकिन प्यार से सब मुझे रूपा कहते हैं। आपकी तरह ही वीर कहने लगा, आपका नाम भी बहुत सुंदर है। यह सुनकर रूपा मुस्कुरा दी। तभी जो रूपा बोली, रुको रुको, स्कूल आ गया, मुझे यहीं उतरना है। यह सुनकर वीर ने अपनी गाड़ी रोक दी और उसे उतार दिया। उतरते समय रूपा वीर से मुस्कुराते हुए बोली, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब तो इसी गांव में रहते हैं, मिलना मिलाना होता रहेगा। यह सुनकर वीर हंसते हुए बोला, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, फिर कभी मिलेंगे, अभी चलता हूँ। यह कहकर वीर वहां से चला गया। रूपा से मिलने के बाद वीर पर उसकी खूबसूरती का ऐसा नशा छा गया कि वीर को अब उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय हर वक्त रूपा ही रूपा दिखाई देती। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना? यह सुनकर वीर बोला, हाँ माँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तब उसकी माँ बोली, तो फिर क्या बात है जो तुम आज खोए खोए से हो? यह सुनकर वीर बोला, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा सिर दर्द था। तब उसकी माँ बोली, लाओ मैं दवा देती हूँ। तब वीर बोला, नहीं माँ, वह मैंने सिर दर्द की गोली ले ली है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। सारी रात वीर रूपा के बारे में सोचता रहा। अब सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी से नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल पहुंच गया। वहां रूपा को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। रूपा आज हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए थी और काफी खूबसूरत लग रही थी। वीर को देखकर रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वीर प्रताप सिंह जी आप? वीर ने कहा, हाँ, वह बस ऐसे ही तुमसे मिलने का मन हुआ इसलिए चला आया। वैसे मुझे वीर प्रताप सिंह ना कहकर वीर कहा कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। यह सुनकर रूपा बोली, लेकिन यह तो तुम्हारे घर वाले कहते हैं ना? तब वीर बोला कि हाँ, लेकिन तुम भी मुझे वीर कह सकती हो। यह सुनकर रूपा बोली, लेकिन एक शर्त पर। तब वीर बोला, कौन सी शर्त? तब रूपा हंसते हुए बोली कि तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। वीर तो कब से इसी का इंतजार कर रहा था कि कब रूपा से दोस्ती करे, लेकिन रूपा ने खुद ही आगे से दोस्ती की पहल कर दी थी। यह सुनकर वीर को काफी खुशी हुई। वह बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम अपनी हर परेशानी मुझे बता सकती हो। यह सुनकर रूपा बोली कि आप जैसा दोस्त पाकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब रूपा और वीर बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों अपना खाली टाइम एक दूसरे के साथ बातें करने और घूमने फिरने में बिताने लगे। नरेश भी वीर के साथ साथ रूपा से काफी घुल मिल गया था और उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। एक दिन वीर ने रूपा से अपने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रूपा के सामने रखा। यह सुनकर रूपा चुप हो गई। कुछ देर चुप रहकर वह बोली, वीर तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती। तब वीर ने हैरानी से रूपा की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्यों? तब रूपा ने उदास होते हुए कहा, वीर तुम ऊंचे खानदान से हो और काफी रईस हो, मैं अनाथ हूँ और काफी गरीब हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझसे शादी करने पर तुझे और तुम्हारे परिवार को काफी बेइज्जती और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। लोग तुमसे तरह तरह के सवाल करेंगे। तुम्हें मुझसे भी काफी अच्छे और अच्छे खानदान की लड़की मिल जाएगी। यह सुनकर वीर बोला, रूपा मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। यह कहकर वीर चला गया। घर जाकर वीर ने सारी बात अपने माँ बाप को बता दी। पहले तो यह सुनकर दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह काफी गुस्सा हुए और बोले कि तू उस मास्टरनी के साथ तेरा जी चाहे उतना उसके साथ खेल ले, लेकिन उस मास्टरनी को कभी हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। तब वीर बोला,
लेकिन मैं रूपा से सिर्फ शादी करूँगा तो सिर्फ रूपा से ही। मैं उससे प्रेम करता हूँ। फिर मैना देवी के समझाने पर दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह, जो वीर की शादी रूपा से करवाने पर मान गए और हाँ कर दी। यह सुनकर वीर वहां से खुश होता हुआ अपने कमरे में चला गया। दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह की रूपा से वीर की शादी करवाने के पीछे भी एक मकसद छुपा हुआ था। वे लोग रूपा जैसी अनाथ लड़की की शादी वीर से करवाकर लोगों की सहानुभूति अर्जित करके जीत हासिल करना चाहते थे। दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह ने योजना तैयार की कि चुनाव से पहले वीर और रूपा की शादी करवा देंगे, जिससे सरपंच के चुनाव में जीतने में उन्हें आसानी होगी और फिर वो मौका देखकर रूपा को मौत के घाट उतार देंगे और कुछ दिन बाद किसी ऊंचे खानदान की रईस लड़की से वीर की शादी करवा देंगे, जिससे लोगों का उन पर शक भी नहीं होगा। रूपा उनके लिए चुनाव जीतने का एकमात्र मोहरा थी। वहीं वीर को रूपा के दिल से नहीं, रूपा की खूबसूरती से प्यार था। वह रूपा को हासिल करना चाहता था, इसलिए शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मतलब सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति करना था। जब वीर ने अपनी शादी वाली बात रूपा को जाकर बताई तो रूपा को बहुत खुशी हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उसे दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह के गंदे इरादों का पता नहीं था। दूसरे दिन वीर रूपा को लेकर अपने घर वालों से मिलाने अपने घर लेकर आया। रूपा को देखकर वीर की मां मैना बहुत खुश हुई। वह एकटक रूपा को निहारे जा रही थी और बार बार उसकी बलैयां ले रही थी। रूपा की खूबसूरती को देखकर दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह भी हैरान थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे रूपा इंद्रलोक से आई हुई कोई साक्षात अप्सरा हो। वीर के सभी घर वालों से मिलकर रूपा को काफी खुशी हुई। वीर की मां मैना से मिलकर रूपा को एक मां की कमी का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब मैना ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब रूपा ने कहा, आंटी जी, आज तुम्हें देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तब मैना ने कहा कि आज से अपने आप को अनाथ मत समझना, मैं तेरी माँ ही तो हूँ और आज के बाद मुझे आंटी भी कहकर मत बुलाना। यह सुनकर रूपा मैना के गले लग गई। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अगले ही दिन पूरी ग्राम पंचायत के सामने अपने बेटे वीर और रूपा की शादी का ऐलान कर दिया। सब लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित थे कि ठाकुर दिग्विजय सिंह ने इतने रईस होने के बावजूद अपने इकलौते बेटे का रिश्ता एक अनाथ और गरीब लड़की से कैसे कर लिया। सब लोग ठाकुर साहब के बड़प्पन की तारीफ कर रहे थे। जब यह बात चौधरी सुमेर सिंह को पता चली तो उसे ठाकुर दिग्विजय सिंह पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि चुनाव जीतने की यह ठाकुर दिग्विजय सिंह की कोई नई चाल है। चौधरी सुमेर सिंह ने मन में सोच लिया था कि वह ठाकुर दिग्विजय सिंह की इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने देगा। ग्राम पंचायत के सामने ऐलान करने के 2 दिन बाद रूपा और वीर की सगाई का मुहूर्त रखा गया। सभी गांव वालों को आमंत्रित किया गया। सब लोग बड़े हैरान और खुश थे, क्योंकि इससे पहले कभी उन लोगों को ठाकुर दिग्विजय सिंह तथा चौधरी सुमेर सिंह के यहाँ से कभी भी भोजन का कोई निमंत्रण नहीं आया था। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने चौधरी सुमेर सिंह को भी सगाई में आने का निमंत्रण भेजा था। आमंत्रण पाकर चौधरी सुमेर सिंह भी काफी हैरानी और उन्हें गुस्सा भी आया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि ठाकुर दिग्विजय सिंह और लोगों के सामने उसे नीचा दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। लेकिन चौधरी सुमेर सिंह को ठाकुर दिग्विजय सिंह के यहाँ जाना जरूरी था, क्योंकि अगर वह वहां नहीं जाता तो लोगों के सामने उसकी काफी बदनामी होती। और ना चाहते हुए भी चौधरी सुमेर सिंह को ठाकुर दिग्विजय सिंह के यहाँ जाने का मन बनाना पड़ा। रूपा और वीर की सगाई के दिन घर में काफी चहल पहल थी। चारों तरफ सजावट हो चुकी थी। मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था। मैना अपने इकलौते बेटे की सगाई को लेकर काफी खुश थी। वह दौड़ दौड़कर सगाई के कार्यों में हिस्सा ले रही थी। चौधरी सुमेर सिंह अपने बेटे अमर सिंह के साथ सगाई में पहुंच गए थे। सगाई में ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपने खास मेहमानों के लिए खास व्यवस्था की हुई थी। लोगों के मनोरंजन के लिए पास में ही कबीले से नचनियां आई थी। गांव के पास ही एक सपेरों का कबीला था, जहां सपेरे नाग पकड़ने, बेचने और उनका जहर निकालने का काम करते थे।
वहीं उनकी औरतें गांव में होने वाले किसी फंक्शन में नाचने गाने का कार्य करती थी। सारे गांव वाले सपेरे को और उनकी औरतों और लड़कियों को नचनिया कहकर बुलाते थे और सपेरे के कबीले को नचनिया ओखा का कबीला भी कहा जाता था। यह औरतें गांवों के फंक्शन में नाच गाकर उससे मिली आमदनी से अपना गुजारा करती थी। गांव के बड़े लोग नचनिया हों को किसी फंक्शन में नाचने के बहाने उनके साथ छेड़छाड़ और उनका शारीरिक शोषण भी करते थे। बिजली नाम की नचनिया के सभी गांव वाले दीवाने थे। उसके नाच को देखकर सभी अपने दांतों तले उंगली दबा लेते थे। आज भी ठाकुर दिग्विजय सिंह ने और नचनियाओं के साथ बिजली को स्पेशल रूप से आमंत्रित किया था। बिजली देखने में काफी खूबसूरत और नशीली अदाओं की मालकिन थी। ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने लजीज खाने के साथ साथ नचनियाओं के डांस का भरपूर आनंद लिया। सभी गांव वाले ठाकुर दिग्विजय सिंह की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। सभी बहुत खुश थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका मकसद भी तो सभी गांव वालों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना था। चौधरी सुमेर सिंह यह देखकर मन ही मन जल भुन रहे थे। पूरी ग्राम पंचायत के सामने रूपा और वीर की मुहूर्त के अनुसार विधि विधान से अच्छे से सगाई हो गई थी। शादी का मुहूर्त सगाई के 2 महीने बाद यानी चुनाव से 10 दिन पहले रखा गया था। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने गांव वालों के सामने चौधरी सुमेर सिंह के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया और सम्मान से उसे अपने गले लगाया। सभी गांव वाले ठाकुर दिग्विजय सिंह के इस बड़प्पन की तारीफ कर रहे थे। चौधरी सुमेर सिंह ठाकुर दिग्विजय सिंह की चाल को भली भांति समझ रहे थे। सगाई की रस्म होने के बाद और खान पान की व्यवस्था होने के बाद चौधरी सुमेर सिंह अपने बेटे के साथ घर आ गए। वह काफी गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था जैसे वहां सबके सामने उसे गले लगाकर दिग्विजय सिंह ने सभी लोगों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। वह मन ही मन सोच रहे थे कि वह ठाकुर दिग्विजय सिंह से वह बदला जरूर लेंगे, उसकी चाल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उधर वीर और रूपा की सगाई के 2 दिन बाद चौधरी सुमेर सिंह के पोते का जन्मदिन था। चौधरी सुमेर सिंह ने सभी गांव वालों को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। गांव वालों के साथ चौधरी सुमेर सिंह ने ठाकुर दिग्विजय सिंह और उसके परिवार को भी आमंत्रित किया। आमंत्रण पाकर ठाकुर दिग्विजय सिंह और ठाकुर रणविजय सिंह दोनों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था चौधरी सुमेर सिंह ऐसा कोई ना कोई कार्य जरूर करेगा जिससे वह गांव वालों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखा सके। चौधरी सुमेर सिंह ने भी गांव वालों के लिए लजीज खाने के साथ साथ बिजली नचनिया और नचनियाओं के साथ मनोरंजन के लिए बुलाया था। चौधरी सुमेर सिंह ने सभी गांव वालों को अपने गले लगाया और सबका काफी मान सम्मान किया। गांव के गरीब लोगों की सहायता करने का आश्वासन दिया। चौधरी सुमेर सिंह का गांव वालों के प्रति यह सम्मान और प्यार मात्र एक दिखावा था, जो वह दिग्विजय सिंह से अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कर रहे थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपने भाई रणविजय सिंह और अपनी पत्नी, बेटे और रूपा के साथ चौधरी सुमेर सिंह के यहाँ फंक्शन में हिस्सा लिया। जब चौधरी सुमेर सिंह के यहाँ प्रोग्राम में ठाकुर दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह दोनों एक ही गाड़ी से वापस घर लौट रहे थे। वीर और रूपा और मैना दूसरी गाड़ी से घर लौट रहे थे। रास्ते में दिग्विजय और रणविजय सिंह की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी एक सड़क के पास ही एक चट्टान से जा टकराई और नीचे काही में गिर गई, जिसमें ठाकुर रणविजय सिंह की काही में गिरने से मौत हो गई और ठाकुर दिग्विजय सिंह एक पेड़ से लटक जाने से काफी घायल हो गए। अस्पताल में उपचार के दौरान ठाकुर दिग्विजय सिंह का एक पैर और एक हाथ काफी जख्मी हो जाने की वजह से काटना पड़ा। ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे वीर से पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने चौधरी सुमेर सिंह पर गाड़ी के ब्रेक फेल करने और उन्हें जान से मारने का आरोप लगाया। ठाकुर दिग्विजय सिंह और वीर के बयान के मुताबिक पुलिस ने चौधरी सुमेर सिंह को हिरासत में ले लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन चौधरी सुमेर सिंह ने ठाकुर दिग्विजय सिंह और वीर के आरोपों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि उसे ठाकुर दिग्विजय सिंह की गाड़ी के ब्रेक फेल होने से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल कैसे हुए। वह तो खुद ही इस बात से काफी हैरान है। चौधरी सुमेर सिंह के खिलाफ बिना कोई सबूत के कारण पुलिस ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद ठाकुर दिग्विजय सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
ठाकुर दिग्विजय सिंह अब अपाहिज हो चुके थे। वह बैसाखी के सहारे इधर उधर चल सकते थे। उनका नहाना धोना खाना पीना सब उनकी पत्नी मैना ही करवाती थी, क्योंकि उसका जो हाथ सही सलामत बचा था वह उल्टा हाथ था, जिससे वह कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाते थे। ठाकुर रणविजय सिंह की मौत से ठाकुर दिग्विजय सिंह काफी टूट गए थे। उसकी मौत के बाद और अपनी इस हालत के बाद उसने रूपा और वीर की शादी की तारीख आगे खिसका दी थी। इस घटना से घटित होने से सभी ग्राम पंचायत के लोगों की सहानुभूति ठाकुर दिग्विजय के साथ ही थी। गांव वालों को भी कहीं ना कहीं लग रहा था इस घटना के पीछे जरूर ही चौधरी सुमेर सिंह का हाथ है। घटना को 2 महीने बीत गए थे और सरपंच के चुनाव का दिन आ गया था। सभी गांव वालों ने ठाकुर दिग्विजय सिंह के मत में अपना वोट दिया। ठाकुर दिग्विजय सिंह भारी मतों से उनकी जीत हुई, लेकिन ठाकुर दिग्विजय सिंह को इस जीत की जरा भी खुशी नहीं थी। जिस जीत के जश्न को ठाकुर दिग्विजय सिंह बड़े होशो उल्लास से मनाते, आज उस जीत की उसे जरा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि आज उसकी इस हालत के साथ उसका छोटा भाई रणविजय सिंह उनके साथ नहीं था। सरपंच के चुनाव की जीत के 2 दिन बाद ही एक दिन खेत में प्रातःकाल जल्दी सोच करने गए गांव के किसी आदमी ने गांव में आकर खेत में नरेश की लाश पड़ी होने की सूचना दी। यह सुनकर नरेश के पिता जगजीवन के साथ साथ वीर और गांव वाले उस खेत की तरफ दौड़ पड़े। नरेश की लाश गांव के पास एक खेत में पड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने रात में ही उसके सिर पर एक जोरदार पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। नरेश लहूलुहान अवस्था में मरा पड़ा था। सभी नरेश की लाश को देखकर काफी दुखी और हैरान थे। नरेश के पिता जगजीवन राम अपने बेटे की लाश को देखकर उससे लिपट कर रो पड़े थे, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत के बाद नरेश ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। सभी यह सोच रहे थे कि नरेश आखिर में रात को क्या करने यहाँ आया होगा। नरेश की मौत होने से सभी गांव वाले बहुत दुखी थे। सब यह मान रहे थे कि नरेश की मौत के पीछे भी जरूर चौधरी सुमेर सिंह का हाथ है। शायद चुनाव की हार बर्दाश्त नहीं करने के कारण चौधरी सुमेर सिंह ने गुस्से में नरेश की हत्या करवा दी होगी। किसी ने पुलिस को फोन करके यह सूचना दे दी। पुलिस वहां तुरंत पहुंच गई और नरेश की लाश को अपने कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शक के आधार पर चौधरी सुमेर सिंह और उसके बेटे अमर सिंह को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उनसे कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन इस बार भी पुलिस को उनके खिलाफ कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वह बाप बेटे दोनों नरेश की हत्या करने से साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि नरेश की हत्या कैसे हुई है। चौधरी सुमेर सिंह ने कहा कि तुम लोगों को यह क्यों लगता है कि चुनाव में हार जाने के कारण गुस्से में मैंने उसकी हत्या करवा दी होगी? यह तो सरासर गलत है। माना कि मुझे चुनाव में हार जाने का काफी दुख था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं इसके गुस्से में किसी भी आदमी की जान ले लूं। फिर भी पिछली बार मैं सरपंच के चुनाव में हार गया था, तब तो मैंने किसी आदमी की जान नहीं ली, तो फिर अब क्यों लूंगा? जरूर कोई मेरी पीठ पीछे मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत हासिल नहीं कर पाई। तब पुलिस ने यह चेतावनी देकर उन दोनों को छोड़ दिया कि पुलिस की नज़र उन दोनों पर हमेशा रहेगी, इसलिए कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। ठाकुर दिग्विजय सिंह को लग रहा था कि नरेश की हत्या के पीछे भी जरूर चौधरी सुमेर सिंह का ही हाथ है। यह सोचकर ठाकुर दिग्विजय सिंह बहुत गुस्से में था। वीर अपने सबसे करीबी दोस्त नरेश की हत्या हो जाने के कारण काफी टूट चुका था। उसे दुखी देखकर रूपा ने उसे संभालने की कोशिश की और उसे हिम्मत दी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। पुलिस ने काफी जांच पड़ताल की, काफी छानबीन की और पूछताछ की, लेकिन वह उस कातिल का पता नहीं लगा पाई जिसने ठाकुर रणविजय की हत्या की और ठाकुर दिग्विजय सिंह को अपाहिज बना दिया और अब नरेश की हत्या की। लोगों के साथ साथ पुलिस भी काफी परेशान थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब के पीछे किसी का क्या मकसद है। नरेश की मौत के बाद ठाकुर दिग्विजय सिंह ने वीर और रूपा की शादी की तारीख और ज्यादा आगे खिसका दी, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे माहौल में शादी करना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी नरेश की हत्या के बाद उसे अब वीर की ज्यादा चिंता थी। क्या पता उसका वह कातिल दुश्मन अब वीर को ही अगला निशाना बना ले। इसलिए उसने फिलहाल वीर और रूपा की शादी का विचार टाल दिया। लेकिन वीर
रूपा के साथ अपनी शादी आगे टाल जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। माना कि उसे अपने चाचा और नरेश की मौत का दुख था, लेकिन उससे ज्यादा दुख उसे रूपा से अपने आप को दूर रखने में हो रहा था। अब उसे रूपा को पा लेने का बेसब्री से इंतजार था। अब वह जल्द से जल्द रूपा को हासिल कर लेना चाहता था। तब वीर ने अपने पिता ठाकुर दिग्विजय सिंह से अपने और रूपा की शादी अभी करने की बात की, लेकिन ठाकुर दिग्विजय सिंह ने साफ मना कर दिया। यह सुनकर वीर को काफी दुख हुआ। जब वीर को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने रूपा को हासिल करने का एक तरीका सोचा। उसका मानना था कि शादी तो तब होगी जब होती रहेगी, लेकिन अब मैं रूपा से और दूर नहीं रह सकता। एक दिन ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी मैना के साथ अपने लिए दवा लेने अस्पताल गए थे, तो वीर ने पीछे से सभी नौकरों की छुट्टी कर दी और अच्छा मौका जानकर रूपा को अपने घर बुला लिया, जिससे वह अकेले में रूपा के साथ अपने मन की इच्छा पूरी कर सके। उस वक्त घर में रूपा और वीर के सिवा कोई नहीं था। तभी अचानक घर में आग लग गई। आग को देखकर घर के अंदर से वीर और रूपा अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उनकी बहुत तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। यह देखकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। सभी अपने घरों से पानी ला लाकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग रुकने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। आग ने भयानक रूप धारण कर लिया था। रूपा तो घर के अंदर से जैसे तैसे भागकर बाहर आ गई। उसे छोटी मोटी जो चोटें आई थी, वह रोते हुए लोगों से बार बार वीर को बचाने की गुहार लगा रही थी। अब ठाकुर दिग्विजय सिंह और मैना जब घर आए तो अपने घर में आग लगी देखकर सब घबरा गए। तब किसी ने ठाकुर दिग्विजय सिंह से कहा, मालिक, वीर मालिक अंदर हैं। यह सुनकर मैना जोर जोर से रोने लगी। ठाकुर दिग्विजय सिंह भी घबरा गए। मैना अपने बेटे को बचाने के लिए आग की तरफ भागने लगी तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। किसी ने भीड़ में से आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ी और पुलिस को फोन कर दिया। जब तक दमकल गाड़ी और पुलिस पहुंची तब तक पूरा घर आग से जल चुका था। आग में जलकर वीर की मौत हो चुकी थी। अपने बेटे की मौत हो जाने से मैना सदमे में चली गई और पागल हो गई। ठाकुर दिग्विजय सिंह अपना सब कुछ बर्बाद हुआ देखकर काफी सदमे में थे। आग से पूरा घर और वीर पूरी तरह जल चुके थे। पुलिस को वीर की पूरी तरह जली हुई लाश मिली। लोग ठाकुर दिग्विजय सिंह को हिम्मत दे रहे थे। मैना देवी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में मैना देवी के साथ रूपा थी। वहां मैना देवी को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैना देवी अपने बेटे की मौत से बुरी तरह सदमे में जा चुकी थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह का अपने परिवार के साथ अपना घर बार सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वे पागलों की तरह पुलिस से उनकी लापरवाही के लिए उन्हें गाली दे रहे थे। वे रो रो कर पुलिस से गाली देते हुए कह रहे थे, अगर उन्होंने सख्त कार्रवाई की होती तो उस कातिल को पकड़ लिया होता, आज उनका बेटा जिंदा होता। सभी लोग ठाकुर साहब की यह हालत देखकर बहुत दुखी थे। नरेश के पिता जगजीवन राम ठाकुर साहब को अपने घर ले गए। वह ठाकुर साहब का दर्द अच्छे से समझ सकते थे। इस बार भी पुलिस ने चौधरी सुमेर सिंह और उसके बेटे को शक के आधार पर हिरासत में लिया और बिना उनके खिलाफ कोई सबूत मिले उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया। पुलिस ने वीर की मौत के बाद रूपा से इस मामले में पूछताछ की तो रूपा ने बताया कि वीर ने उसे घर पर किसी जरूरी काम से मिलने बुलाया था। वे दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक घर के पिछवाड़े में से कुछ जलने की बू आने लगी। जब वह लोग मकान का पिछला गेट खोलकर पिछवाड़े गए तो देखा घर के पिछवाड़े में आग लगी हुई थी। यह देखकर वे दोनों घबरा गए और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाकर कुछ कर पाते, आग पूरे घर में फैल चुकी थी। रूपा रोते हुए कहने लगी कि मैं और वीर अपने आप को बचाने के लिए घर में से बाहर भागने लगे। मैं तो जैसे तैसे घर से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही वीर निकलने लगा तभी घर में से एक जलती हुई कोई चीज वीर के ऊपर आ गिरी, जिससे वीर के कपड़ों में आग लग गई और आग की लपटों में वीर बुरी तरह से घिर गया। रूपा से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा कि घर के पिछवाड़े में आग कैसे लगी। पुलिस की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। यह घटना पूरे जिले में आग की तरह फैल गई थी। मीडिया कर्मी पुलिस से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। पुलिस को लोगों और मीडिया कर्मियों के सवालों का सामना करना भारी पड़ रहा था। पुलिस अब भी जी जान से उस कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी। पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद भी उस कातिल का पता नहीं लगा पाई। पुलिस यह सोचकर हैरान थी
कि कातिल बड़ा ही शातिर दिमाग का है। उसने बड़े ही सफाई से 3-3 खून कर दिए और ठाकुर दिग्विजय सिंह को अपाहिज बनाकर उसका घर बार सब खत्म कर दिया। ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे। वह अब एक जिंदा लाश बनकर रह गए थे। उनका खून बार बार यह सोचकर खौल उठता था कि अगर एक बार वो कातिल उनके हाथ लग जाए तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उधर मैना देवी अपने बेटे की मौत के बाद कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टरों ने लाख कोशिशें की उसे ठीक करने की और होश में लाने की, लेकिन ला नहीं सके। मीडिया कर्मियों के बढ़ते सवालों और लोगों में पुलिस के खिलाफ बढ़ते विद्रोह को देखते हुए पुराने एसपी को हटाकर नया एसपी अशोक वर्मा को नियुक्त किया गया और इस केस का जिम्मा उन पर सौंप दिया गया। अशोक वर्मा इस तरह के पेचीदा केसों को सुलझाने में माहिर थे। अशोक वर्मा ने विस्तार से इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन जगहों का निरीक्षण किया जहां रणविजय सिंह और नरेश और वीर की हत्या हुई थी। चौधरी सुमेर सिंह और उसके बेटे से भी अशोक सिन्हा ने कड़ी पूछताछ की, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। काफी छानबीन के बाद उनके दिमाग में एक सवाल उठा। अब वह अन्य पुलिसकर्मियों की सहायता लिए बगैर इस केस की गुत्थी को सुलझाने में लग गए। काफी छानबीन और पूछताछ के बाद उन्हें एक सबूत हाथ लगा और उन्होंने बिना कोई देर किए तुरंत ही अपने साथ के पुलिसकर्मियों के साथ लेकर ठाकुर दिग्विजय सिंह के पास पहुंच गए। पहले उनसे काफी पूछताछ की, फिर गांव के लोगों से, फिर रूपा से पूछताछ करने के लिए उसे थाने ले आए। अशोक वर्मा ने रूपा से कड़ी पूछताछ की और कहा, रूपा जी, आपका पूरा नाम क्या है? रूपा ने जवाब दिया, जी रूपवती। तो रूपवती जी, अशोक वर्मा जी कहने लगे, आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगी? तो रूपा को घूरते हुए जो एसपी ने सवाल किया था, यह सुनकर रूपा बोली, जी मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूँ, अनाथ आश्रम में ही पढ़ लिख कर बड़ी हुई हूँ। तो एसपी साहब ने पूछा, तो रूपा जी आप इस गांव में इससे पहले कभी आई हैं? तो यह सुनकर रूपा बोली, नहीं, मैं इस गांव के स्कूल में अपनी नियुक्ति के बाद ही पहली बार इस गांव में आई थी। तब अशोक वर्मा ने गुस्से में बोले, रूपा जी सच्चाई छुपाने की कोशिश मत करो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में काफी छानबीन की है, क्या तुम बताने का कष्ट करोगी कि तुमने नरेश, रणविजय और वीर का कत्ल क्यों किया? बताओ रूपा जी, बताओ, अब तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास हैं। अशोक वर्मा ने यह कहते हुए जोर से टेबल पर एक मुक्का मारा। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, इसलिए सच बताना और सच बताओ। यह सुनकर रूपा गुस्से में जोर से एसपी अशोक सिन्हा की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैंने ही किया है नरेश, रणविजय और वीर का कत्ल। उस ठाकुर दिग्विजय भी मेरी ही वजह से अपाहिज हुए हैं। हाँ मैं ही हूँ इन तीनों की कातिल। यह सुनकर रूपा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। रूपा की सच्चाई को जानकर हर कोई हैरान रह गया। गांव वाले तो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि एक मासूम सी सीधी सादी दिखने वाली रूपा इतनी भी शातिर दिमाग की हो सकती है। रूपा को अदालत में जज के सामने पेश किया गया। ठाकुर दिग्विजय सिंह रूपा को देखकर काफी आग बबूला हो गए। ठाकुर दिग्विजय सिंह के वकील विवेक शर्मा ने रूपा से 3 हत्याओं का दोषी करार देते हुए अदालत से रूपा को फांसी देने की अपील की। जज ने रूपा की तरफ देखते हुए कहा कि रूपा, तुमने 3-3 हत्या क्यों की? इसलिए तुम्हारे लिए फांसी या उम्र कैद की सजा तो निश्चित है, लेकिन फिर भी तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो तो कहो। यह सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह गुस्से में रूपा से बोले, अरे डायन, तूने मेरे परिवार, मेरे घर बार सबको बर्बाद कर दिया। डायन भी एक घर छोड़कर शिकार करती है, तुमने तो उस घर को भी नहीं छोड़ा जिस घर ने तुझे अपना स्वीकार किया, अपने घर की बहू बनाना चाहा। मेरे बेटे ने तुझसे प्यार किया था, तुझसे शादी करनी चाही, लेकिन तूने हमारे प्यार के बदले हमें ही डस लिया। क्यों किया तुमने नागिन ऐसा? यह सुनकर रूपा ठाकुर दिग्विजय की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, क्यों ठाकुर साहब, आज अपने परिवार और अपने घर वालों को खोकर कितना तड़प रहे हो? आज तुम्हें महसूस हो रहा है ना, जब अपना घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो कैसा लगता है? यह कहते हुए रूपा का गला रुंध गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सुनकर जज ने रूपा से कहा,
रूपा, जो कहना वह साफ साफ कहो, इस तरह पहेलियां बुझाने की कोशिश मत करो। तब रूपा ने कहा, जज साहब, उन तीनों की मौत आपकी नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मेरी नज़र में मैंने उन तीनों को मौत देकर अपने साथ इंसाफ किया है। मैंने उन लोगों से अपना बदला लिया है। यह सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह गुस्से में कहने लगे, कौन सा बदला? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तब रूपा बोली, ठाकुर साहब, आपको रेवती तो याद होगी। तो ठाकुर साहब कहने लगे, कौन सी रेवती? तो ठाकुर साहब गुस्से में कहने लगे, क्यों, वह रेवती को भूल गए? रूपा गुस्से में बोली, इतनी जल्दी भूल गए? रूपा ने ठाकुर को घूरते हुए कहा। तब ठाकुर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम उस नचनिया रेवती की बात तो नहीं कर रही हो? तो रूपा कहने लगी, हाँ, मैं उसी नचनिया रेवती की बात कर रही हूँ। तब रूपा ने कहा, जज साहब, हमारा यह हंसता खेलता परिवार था। हम सपेरों की बस्ती में रहते थे। मेरे पिता रामू सर्प पकड़ने का काम करता था। मेरी माँ कबीले की औरतों के साथ गांव के कार्यक्रमों में नाचने गाने का काम करती थी। हम बहुत खुश थे। हमारे कबीले में लड़के लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मेरे पिताजी हमें पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। उस समय मेरी बड़ी बहन की उम्र 14 साल, मेरी उम्र 8 साल और मेरा एक छोटा भाई था गोलू, जिसकी उम्र 5 साल थी। एक दिन ठाकुर दिग्विजय सिंह के बेटे के जन्मदिन में मेरी माँ और कबीले की बाकी औरतों को नाचने गाने के लिए बुलावा आया। मेरी माँ और कबीले की बाकी औरतों ने इनके बेटे के जन्मदिन में जाकर नाच गाने का कार्य किया, लेकिन इस ठाकुर दिग्विजय सिंह की जो मेरी माँ की खूबसूरती को देखकर नीयत खराब हो गई और इसने मेरी माँ के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। तब मेरी माँ ने विद्रोह किया और वापस कबीले में लौट आई। मेरी माँ ने सारी बात मेरे पिता को बता दी। मेरे पिता भी यह सुनकर बहुत गुस्से में थे। इस ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपने कुछ आदमी मेरी माँ को वापस हवेली बुलाने के लिए भेजे थे, लेकिन मेरी माँ ने जाने से साफ इनकार कर दिया। जब यह ठाकुर दिग्विजय सिंह गुस्सा हो गए और अपने भाई रणविजय और कुछ आदमियों को लेकर हमारे कबीले पर पहुंच गए। वहां जाकर इन्होंने मेरी माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब मेरे पिता ने विद्रोह किया तो इन लोगों ने उसे तब तक डंडे और लाठियों से मारा जब तक उसकी मौत ना हो गई। जब मेरे मासूम भाई ने मेरे पिता को पिटते हुए देखा तो वह रोता हुआ जाकर उनसे चिपक गया। तब इन हरामियों ने उसे भी पीट पीट कर मार डाला। हम दोनों बहनें चुपचाप डरे सहमे से एक कोने में खड़े होकर यह सब होता हुआ देख रहे थे। तब इस ठाकुर दिग्विजय सिंह और इसके भाई ने मेरी माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी माँ ने पास में ही पड़े एक चाकू को अपने पेट में घोंपकर आत्महत्या कर ली। कबीले के सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन इनके डर की वजह से किसी ने भी आगे आकर हमें बचाने की कोशिश नहीं की। इस ठाकुर दिग्विजय सिंह और इसके भाई की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। हम लोग इनके डर की वजह से पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवा सकते थे। मेरी दादी ने मुझे फिर एक गांव में पढ़ाने वाले एक टीचर की सहायता से अनाथ आश्रम में भेज दिया और मेरी बड़ी बहन के साथ जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। लेकिन इसके उस घटिया बेटे वीर और उसके दोस्त नरेश ने एक दिन मेरी बहन को देख लिया और इनकी नीयत बदल गई। उन लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करके गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जब भी उनका मन नहीं भरा तो उन लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर मेरी बहन को आग लगा दी। यह सब मेरी दादी सहन नहीं कर पाई और इस सदमे से उसकी मौत हो गई। मेरा अब कोई नहीं बचा था। यह सब मुझे पता चला तो मैं चाहकर भी गांव नहीं आ सकी। मैंने कसम ली थी, इन ठाकुर दिग्विजय सिंह ने जैसे मेरे परिवार को तबाह किया है, इसी तरह मैं इसके परिवार को तबाह करके दम लूंगी। किस्मत से मेरी नियुक्ति इसी गांव में हो गई। मेरा काम और आसान हो गया। मैं जब 9 साल की थी तब इस गांव को छोड़कर अनाथ आश्रम में गई थी, इसलिए गांव में कोई भी मुझे इतने लंबे समय बाद पहचानता नहीं था। मैंने सबसे पहले इसके बेटे वीर को अपने प्यार के जाल में फंसाया। उस दिन जब ये लोग चौधरी सुमेर के पोते की बर्थडे पार्टी में घर वापस आ रहे थे तो इससे पहले ही मौका पाकर मैंने इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया, लेकिन ये ठाकुर दिग्विजय सिंह ने जाने कैसे बच गए। मैंने वीर की ही तरह नरेश को भी अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसे यह विश्वास दिलाया कि मैं वीर से नहीं उससे प्यार करती हूँ
और अपने प्यार का वास्ता देकर मैंने रात में उसे खेत में मिलने बुलाया और मौका पाकर उसकी हत्या कर दी। अब मेरा मकसद वीर से बदला लेना था। मैंने उस दिन जब वीर ने मुझे घर बुलाया तो मैंने चाय बनाने का बहाना करके रसोई में जाकर रसोई की गैस का पाइप खोल दिया और जिससे घर में आग लग गई। मेरी योजना के मुताबिक मैं तो घर से बाहर आ गई, लेकिन वीर नहीं आ सका और वीर की मौत हो गई। मेरा मकसद पूरा हो गया। मैंने इस ठाकुर के परिवार को तबाह कर दिया। यह कहकर रूपा गुस्से से तमतमाने लगी। रूपा की आप बीती सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग दुखी थे। वो मान रहे थे कि रूपा के साथ भी बहुत गलत हुआ। तब जज ने काफी सोच विचार कर कहा, हाँ रूपा, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैंने महसूस किया है तुमने बदले की आग में जलकर यह कदम उठाया है, इसलिए यह अदालत तुम्हें 10 साल की कारावास की सजा सुनाती है। और 10 साल बाद आज रूपा की रिहाई का दिन था। जेल से निकलते ही रूपा की नज़र सामने खड़े विनय पर पड़ी। विनय उसके साथ स्कूल और कॉलेज का सहपाठी था। वह रूपा को बहुत पसंद करता था और उससे प्यार करता था। विनय को वहां खड़ा देखकर रूपा उससे नज़र बचाकर जाने लगी। तब विनय की आवाज़ सुनकर रूपा रुक गई। तब विनय ने पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे बड़ा इंतजार कराया और जब इंतजार खत्म हुआ तो बचकर जा रही हो। यह सुनकर रूपा हैरानी से विनय को देखने लगी। तब विनय ने रूपा के कंधों पर हाथ रखकर कहा, रूपा, तुझे दुनिया की तरह मैं गलत नहीं मानता। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही सब करता जो तुमने किया। रूपा, मैंने 10 साल तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। रूपा, मैं पहले भी तुमसे प्यार करता था और आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। क्या तुम अब मेरा साथ दोगी? तुम्हारी तरह मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, यह तुम भी जानती हो। मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुझे जीने की एक वजह मिल जाएगी। तब रूपा बोली, लेकिन विनय। तब विनय ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं रूपा, हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुम मेरा साथ दोगी जीवन भर के लिए? मेरा हाथ थाम के चलोगी? रूपा, मेरी गुवाहाटी में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नियुक्ति हो गई है। हम लोग वहाँ अपनी यहाँ से बहुत दूर एक अलग दुनिया बसाएंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगी रूपा? यह सुनकर रूपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए विनय के हाथ में अपना हाथ दे दिया। विनय ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे गले लगा लिया। दोनों हाथों में हाथ डाले नई जिंदगी की तलाश में चल दिए और कुछ दिनों बाद में विनय ने रूपा के साथ शादी कर ली और 1 साल बाद उनके यहाँ एक सुंदर से बेटे ने जन्म लिया। अब वे दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।